हेलो स्टूडेंट्स, ल्यूसेंट ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये 16वां इस सीरीज का ये 16वां लेक्चर है। इसमें हम वायुमंडल की संरचना से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो सेक्शन था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। आज की वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी का बहुत तेज़ी से रिवीजन भी करेंगे और इससे संबंधित शुरुआत के 35 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखने से पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करें क्लाइमेटोलॉजी, तो हिंदी में से जलवायु विज्ञान बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पृथ्वी के ऊपर जो जलवायु है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का विज्ञान है। ठीक है, अगर हम इसे ज्योग्राफी की ब्रांचेस के तौर पे लें तो ये ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच में आएगा, यानी फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर पृथ्वी के ऊपर धूल, गैस, धूल के कण, वाटर वेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उनके द्वारा होल्ड किया जाता है। यानी पृथ्वी के धरातल के चारों ओर एक ऐसी परत है जिसमें गैसें हैं, धूल के कण हैं, वाटर वेपर है और उसको पृथ्वी अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होल्ड कर रही है, उससे रोक के रखी हुई है। उसको हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सर्वाधिक जो पोर्शन है वो पृथ्वी की धरातल के नज़दीक है। जैसे ही हम पृथ्वी की धरातल से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे या धरातल से दूर होते चले जाएंगे, जो वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होता चला जाएगा। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ से एक लेयर की फॉर्म में आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। अब एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे पूरी पृथ्वी पर लाइफ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होता है, हीट का रेगुलेशन करता है, उल्कापिंडों और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। तो बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर करता है हमारे लिए। अब इसके संगठन की बात करें, कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर में, तो कंपोजिशन के तौर पे अगर इसमें गैस भी रहेंगी, वाटर वेपर भी रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी रहेंगे। यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें गैस भी है, जलवाष्प भी है और कुछ धूल के कण भी हैं। सबसे पहले गैस की मात्रा देखें तो गैस में सबसे सर्वाधिक जो मात्रा है, गैस में बहुत सारी गैस मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन उनमें से सर्वाधिक मात्रा है नाइट्रोजन की। लगभग 78% जितनी भी गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन लगभग 21% के करीब है और तीसरे नंबर पर आता है आर्गन, जो एक नोबल गैस है, एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है। तो ये क्रम याद रखेंगे। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और आर्गन है आपका 0.93%। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कुछ और गैसेस हैं उनके भी मात्रा देख लेते हैं। तो हीलियम का 0.0005% है, हाइड्रोजन का 0.0005% है। तो लगभग ये सारी गैसेस की प्रोपोर्शन है। वाटर वेपर भी हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है और वाटर वेपर के ही बहुत सारे रूप होते हैं, जिसमें अगर वाटर वेपर जो पृथ्वी से उठता हुआ वायुमंडल में जाता है उसका संघनन होता है, तो संघनन के भी कई प्रकार बनते हैं, जिससे बादल बनता है, कोहरा बनता है, ओश होता है, पाला, कुहासा, ये सब संघनन के प्रकार हैं जो जलवाष्प के द्वारा ही निर्मित है। और यही जलवाष्प जब संघनन के रूप में जब कंडेंस हो जाता है फिर वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है वापस। तो उस गिरने को हम, उसके भी कई प्रकार हैं, जिसे हम बर्षण कहते हैं। बर्षण के भी कई प्रकार हैं जिसमें वर्षा होना, स्नोफॉल होना, हेल, ड्रिजल एटसेट्रा। और तीसरा पोर्शन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो होता है डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। अब ये धूल के कण के जो स्रोत हैं वो बहुत सारे हैं। धुएं की कालिक हो गई, राख हो गई, पॉलन ग्रेन्स हो गए, उल्कापात के कण हैं, ज्वालामुखी के कण हैं, वाहनों एवं उद्योगों का जो अवशिष्ट होता है वो भी धूल के कण बनाते हैं। और इसी तौर पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के काम हो रहा है तो उससे भी हमारे धूल के कण मिलते हैं। अब इनसे फ़ायदा क्या है? तो यही धूल के कण हैं, यही पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनकी वजह से बारिश संभव है। क्योंकि छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए धूल के कण वायुमंडल में उपस्थित होते हैं और यही धूल के कण उन छोटी छोटी बूंदों को एक बड़ी बूंद के तौर पे बनाते हैं और जिससे फाइनली बारिश की फॉर्म में वो बूंद नीचे आती है। यानी वाटर ड्रॉपलेट जो छोटी छोटी होती हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बन के नीचे गिर जाती है। तो एक बारिश करने में भी आपके धूल के कण बहुत ही ज़रूरी है। और धूल के कणों का इंपॉर्टेंस और देखें तो ये रिफ्रैक्शन इन दोनों में ही यूज़फुल होते हैं।
ठीक है, अब वायुमंडल की संरचना देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की कैसी संरचना है। बेसिकली इसकी लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो इसको सबसे पहले इनको दो लेयर्स में बांटा जा सकता है। पहला है होमोस्फीयर, दूसरा है हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर को सममंडल कहते हैं, हेट्रोस्फीयर को विषममंडल कहते हैं। जो होमोस्फीयर है ये जीरो से लेके यानी धरातल से, पृथ्वी की धरातल से लेके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग सममंडल यानी होमोस्फीयर पाया जाता है। और 90 किलोमीटर से लेके जितना भी आपका एटमॉस्फेयर की हाइट है यानी लगभग 10,000 किलोमीटर तक आपका विषममंडल या हेट्रोस्फीयर पाया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो सममंडल है उसमें जितनी भी गैसें हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। वो एक पर्टिकुलर जो अनुपात है कि 78% आपकी नाइट्रोजन मिलेगी, 21% ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये रेशियो आपका कॉमन रहेगा पूरे सममंडल में 0 से 90 किलोमीटर में। लेकिन 90 किलोमीटर के लगभग 90 किलोमीटर से ऊंचाई पर क्या होता है कि इसका रेशियो फिक्स नहीं होता। उसमें फिर गैस की जो गैस मिलेंगी वो लेयर बाई लेयर मिलेंगी। कहीं पर आपका नाइट्रोजन की लेयर मिलेगी, कहीं पे हाइड्रोजन की लेयर मिलेगी, तो इस तरीके से रहेगा। तो 0 से 90 किलोमीटर पे आपको सममंडल देखने को मिलेगा, तो 90 से ऊपर आपका विषममंडल देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरीके से भी हम इस चीज़ का डिवीजन कर सकते हैं, लेयर की फॉर्म में हम एटमॉस्फेयर को बांट सकते हैं। तो वो है टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर की बेसिस पे हम लगभग 5 लेयर में आपका एटमॉस्फेयर को बांट सकते हैं। पहली लेयर है जो धरातल के सबसे पास है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की धरातल है। और सबसे पहली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है ध्रुव पर, और आपकी जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, वहाँ पे 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर जो विषुवत रेखा है वहाँ पे हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे संवहन क्रिया होती है, संवहन की क्रिया होती है, यानी कॉन्वेक्शन करेंट्स होते हैं। हवा गर्म होकर ऊपर उठती चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइट 18 किलोमीटर हो जाती है। यानी जो विषुवत रेखा इक्वेटर है वहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर जो पहली लेयर है उसकी हाइट 18 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे हवा ऊपर नहीं जा सकती, तो इसकी वजह से हमारा जो हाइट है वहाँ पे ट्रोपोस्फियर की वो लगभग 8 किलोमीटर रहेगी। औसतन इसकी जो हाइट है वो लगभग 13 से 14 किलोमीटर रहेगी, यानी एवरेज 13 किलोमीटर का रहेगा। अब जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश होना, तूफान आना, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्षोभ मंडल में ही होंगी। ठीक है, जितनी भी मौसम वेदर फेनोमेना है वो सब क्षोभ मंडल में होंगी। इसके क्षोभ मंडल के ऊपर आपकी क्षोभ सीमा पाई जाएगी, ट्रोपोस्पॉज पाया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो लेयर है उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। यहाँ पे लगभग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पहली वाली जो लेयर थी यहाँ पे जो क्षोभ मंडल था इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ घटने लगता है, और दूसरी वाली जो लेयर है समताप मंडल, इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन स्फीयर या ओजोन मंडल। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। अब इसी ओजोन परत ये क्या काम करती है? तो ये टेम्परेचर को बढ़ाती है। दूसरा ये काम करती है कि पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हैं, उनको पृथ्वी तक जाने से जो बैड अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उनको रोक लेती है, यानी उनको अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जो जीवन है उसको नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। यहाँ पे उल्का पिंड जितने भी हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं और जलते हैं। अधिकतर उल्का इसी में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ये मध्य मंडल यही सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, यानी सबसे ठंडी जो परत है वायुमंडल की वो है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर से ऊपर है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल आयनोस्फीयर है, इसमें बहुत छोटे छोटे आयंस रहेंगे। आयंस की वजह से यहाँ पे रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से एटमॉस्फेयर में आती हैं वो लौट के वापस चली जाती हैं, यानी रेडियो वेव्स टकराकर आयन मंडल से ही वापस जाती हैं। और इसी में एक फेनोमेना होता है ऑरोरा। ऑरोरा ये क्या होता है? तो ये ध्रुव पर जो हमारे उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, वहाँ पर लाइट चमकती है। ठीक है, अब वो किसकी वजह से चमकती है? क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सूर्य से फ्लेयर्स आती हैं, वो हमारे उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे टकराती हैं। उससे टकराने की वजह से वहाँ पे एक लाइट चमकती है उसके आसमान में, वायुमंडल में, जिनको हम ऑरोरास बोलते हैं। अब इसके दो नाम हैं, एक है उत्तरी ध्रुव पे अगर लाइट चमकेगी तो उसे बोलेंगे ऑरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे जो लाइट चमकती है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? तो ये आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में ही जो गैस हैं उनकी अलग अलग प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, जैसे डी लेयर, ई लेयर, E1 लेयर, E2, F1, F2, G लेयर। इस तरीके से आपकी बहुत सारी लेयर पाई जाएंगी। और सबसे ऊपर है आपका बहाम मंडल यानी एक्जोस्फीयर। ठीक है, ये 400 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक की हाइट पे होता है।
और इन दोनों को मिला के तापमंडल बनता है, थर्मोस्फीयर बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वायुमंडल का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एटमॉस्फेयर की संरचना देखी, एटमॉस्फेयर का आपका लेयर्स देखी। अगला टॉपिक है हमारा सूर्यातप इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की रोशनी या सूर्य का ताप। ठीक है, अब ये सन है हमारा, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये ऊपर सन है। सन के फोटोस्फीयर्स पे लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, अंदर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वहाँ से जो सूर्य की जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी तक पहुँचता है। अब वो किस फॉर्म में पहुँचेगा, तो फोटोन की फॉर्म में पहुँचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा, ये रेडिएशन की फॉर्म में पहुँचेगा, विकिरण की फॉर्म में आपका टेम्परेचर पृथ्वी तक पहुँचेगा। अब विकिरण क्या पहुंचाता है, फोटोन पहुंचाता है। ठीक है, अब ये विकिरण कैसा होता है, ये शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल, शॉर्ट वेव यानी इसमें जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होता है जो पृथ्वी की तरफ आता है सूर्य से। अब यहाँ पे शॉर्ट वेव होती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो जिस वजह से यहाँ पे इसे रोकना संभव नहीं होता है एटमॉस्फेयर को। तो जो जितना भी एटमॉस्फेयर है हमारा, वो हमारा सन की तरफ से जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी तक जा रही है उससे गर्म नहीं होगा, बल्कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल, वो किससे गर्म होगा, जो हमारी पृथ्वी वापस सन की तरफ एनर्जी है, एटमॉस्फेयर की तरफ जो एनर्जी वापस छोड़ती है। यानी दिन में तो आपका सोलर रेडिएशन चलेंगे सन से अर्थ की तरफ, लेकिन फिर अर्थ से आपकी वापस एटमॉस्फेयर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी पृथ्वी से हमारे रेडिएशन आएंगे, और ये होंगी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है वो किससे गर्म होता है, पृथ्वी से गर्म होता है, ना कि सूरज से। तो इसी वजह से जो धरातल के पास वाला जो एटमॉस्फेयर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर हाइट बढ़ेगी तो कम होता चला जाएगा। अब जो सनलाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर का है। अब इसी को जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सन से पृथ्वी तक पहुंचने में, सनलाइट के पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। जो सन से पृथ्वी की तरफ आता है तो वो EMR की फॉर्म में ही लाइट आती है। अब उस EMR में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम के अनुसार देखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे इधर बढ़ेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा किरणों की देखने को मिलती है, और सबसे कम वेवलेंथ भी गामा किरणों की है। वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उससे कम एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होगी, उससे कम UV रेज की फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हमारी आंखें जिस पे वर्क करती हैं वो है विजुअल लाइट। ठीक है, अब विजुअल लाइट में भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं, और ये क्रम के अनुसार हैं। यानी रेड की जो फ्रीक्वेंसी वो कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। इसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्पेक्ट्रम है। अब हमने इंसोलेशन देखा कि पृथ्वी तक सूरज से रोशनी, धूप पहुंचती है, सूर्य तक पहुंचता है। अब ये जो सूर्यातप है पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और अपनी पृथ्वी गोल होने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिसीव करती है पृथ्वी। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन या टॉरिड लेयर, या ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। हिंदी में इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। किस क्षेत्र में पाया जा रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। अब इससे ऊपर हम देखेंगे नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में यहाँ पे टेम्परेट जोन रहेगी, यानी टेम्परेचर कम हो गया। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका 23.5 साउथ से लेकर 66.5 साउथ के बीच में आपका टेम्परेट जोन होगी। इसके ऊपर जो पोर्शन है 66 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ पे टेम्परेचर सर्वाधिक कम हो गया, यानी सबसे कम पाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे बर्फबारी होने लगेगी। बर्फ, यहाँ पे जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी होगी, अधिकांश ज़मीन। तो इस जोन को बोलते हैं फ्रिज जोन या पोलर जोन। ठीक है, ये दोनों गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से रिविज़न करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग
29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी 97%। इसका मतलब ये है कि ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहीं पर जितना भी वायुमंडल है वो उसका 97% पोर्शन ये इसी बीच में पाया जाता है। यानी 29 किलोमीटर की हाइट तक ही 97% पोर्शन एटमॉस्फेयर का पाया जाता है। उससे ऊपर केवल 3% एटमॉस्फेयर बचा है। यानी वहाँ पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम होती चली जा रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है कम होती चली जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको असत्य पूछना है कि कौन सा गलत है। तो पहला कथन है कि वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, तो ये सही है। जो एटमॉस्फेयर की जो हाइट मानी जाती है मैक्सिमम हाइट वो 10,000 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद है वायुमंडल का लगभग 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, तो ये भी सही है। तो ये दो फैक्ट आपको पता चले कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग वायुमंडल का 97% भाग है और 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी इसका कथन ये है कि जैसे हम वायुमंडल में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे जलवाष्प जो वाटर वेपर होगा वो ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये कथन गलत है कि जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो पृथ्वी के धरातल के जितने नज़दीक होंगे उतना ही अधिक होगी। जितनी हाइट हमारी हाइट बढ़ेगी उतना ही वाटर वेपर कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट पूछा है एटमॉस्फेयर का सर्वाधिक स्थायी तत्व। अब सर्वाधिक स्थायी तत्व तो एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक स्थायी तत्व का मतलब है कि एक ऐसा तत्व जो पृथ्वी पर जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, बारिश आना, तूफान आना, चक्रवातों का बनना, इन सब में रेस्पॉन्सिबल हो, इन सब में जिम्मेदार हो। इसके साथ साथ जो पृथ्वी के ऊपर का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता हो। इसके साथ साथ जो पृथ्वी के ऊपर का जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, उसको भी रेगुलेट करता हो। तो ऐसा आपको एलिमेंट बताना है। तो यहाँ इन चारों में जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है पृथ्वी के ऊपर जल चक्र है उसको भी रेगुलेट करता है, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी रेगुलेट करता है, और इसी के साथ साथ जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं पृथ्वी के ऊपर होती हैं उनको भी कराने में ये जिम्मेदार है। इसी वजह से यहाँ पे जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व होगा। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो हमने देखा था रिवीजन में हमने कि नाइट्रोजन जो गैस है वो लगभग वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसके बाद 21% आपका लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है और इसके तीसरे नंबर पे आता है आर्गन 0.93%। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय मीन्स जो निष्क्रिय गैस हो, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हो। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन हमारी नोबल गैस में से आती है, यानी अक्रिय गैस में आती है और यही वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किस चीज़ से गर्म होता है। तो अभी हमने देखा कि वायुमंडल किससे गर्म होता है, जो सूर्य से रोशनी आती है उससे गर्म नहीं होता है, ये पृथ्वी से जो रोशनी वापस जाती है उससे गर्म होता है। तो पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है उसकी बढ़ती मात्रा को कौन सा युग्म आपका दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओजोन की प्रोपोर्शन कम है, उससे ज़्यादा आपका CO2 पाया जाता है और उससे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21%, और उससे भी ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है लगभग 78%। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उनके कुछ ये नाम लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं, जो पृथ्वी से जो वापस जो विकिरण जाता है वायुमंडल में उसको रोक के रखने का कार्य करते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट के तौर पे, एक कंबल के तौर पे काम करती हैं, जिससे हमारी ऊष्मा वापस ना जा सके, कुछ समय तक होल्ड हो सके। तो ये कुछ गैसेस हैं जिसमें ये क्रम दे रखा है कि इनकी पोटेंशियल कितना है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर को रोक के रख सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रोक के रख सकती है उसका नाम है SF6।
ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है SF6 का, इससे कम है NF3 का, इससे कम है HFC-23 का, फिर CFC-12 का, फिर N2O, CH4 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और एक क्रम में है कि किसका पोटेंशियल से ज़्यादा है और किसका कम है। तो SF6, NF3, HFC-23, CFC-12, N2O, CH4 और CO2 ये क्रम दे रखा है जिसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस की पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब इन यहाँ पे जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इन चारों में से आपका CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो यह गैस है आपकी ओजोन। ओजोन लेयर आपकी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो वायुमंडल की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो हमारा वायुमंडल से अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही होती हैं पृथ्वी की तरफ, उनको रोक के रखती है, ठीक है। अब ओजोन भी दो तरीके काम करती है। अगर यह ओजोन, वैसे तो ये ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये ओजोन ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। तो जब ये ओजोन समताप मंडल पर यानी अच्छी खासी ऊंचाई पे पाई जाएगी तब ये गुड ओजोन रहेगी, यानी पृथ्वी को बचाने का कार्य करेगी, मानवता को बचाने का कार्य करेगी। लेकिन जैसे ये क्षोभ मंडल में आ जाती है किसी भी कारण से या क्षोभ मंडल में होती है तो ये बैड ओजोन बन जाती है, फिर ये पॉल्यूटेंट का काम करती है, प्रदूषण का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? यहाँ पे गैस दे रखी है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और नियोन। तो यहाँ पे जो क्रम होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी पहले पे नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन से आपका कम होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम होगी आपकी आर्गन, आर्गन से कम मात्रा में होगी कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम मात्रा में होगी इन पांचों में से नियोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण इंग्लिश में से इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी से जब पृथ्वी अपनी रेडिएशन को वापस छोड़ती है, सूरज से पहले दिन में गर्म हो जाती है, वापस रात के समय पे या शाम के समय पे वापस विकिरण छोड़ती है ठंडा होने के लिए, तो जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ उठता है धरातल से ऊपर, उसको रोककर जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सुनामी कहते हैं, सौरतापन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, भूकंपीय प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव मीन्स पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट के तौर पे माना जाता है, ब्लैंकेट के तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं जिनके द्वारा जो पृथ्वी से वापस इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ी जाती हैं उनको रोक के रखती है, जिससे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% है। अगला है सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो परत हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, इसी को हम परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं। परिवर्तन मंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और आयतन मंडल। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे जो मुख्य आधार है वो है टेम्परेचर। हमने बताया कि टेम्परेचर के बेसिस पे 5 लेयर में आपका एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। अगला है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे नीचे वाली परत है, उसकी जो ध्रुव हैं, जो पोल्स हैं, वहाँ पे जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है केवल। लेकिन संवहन के कारण, कन्वेक्शन करेंट्स के कारण जो इक्वेटर यानी जो विषुवत रेखा है वहाँ पे इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल की हाइट ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है जबकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। अब लेकिन औसत यहाँ पे पूछा है, औसत ऊंचाई कितनी है? तो 8 और 18 26 हो गया, डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 13 किलोमीटर, यानी लगभग 14 किलोमीटर आपकी ऊंचाई मान सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, यानी कन्वेक्शनल जोन कहा जाता है? तो ये मंडल है आपका क्षोभ मंडल। यानी हमने बताया कि ये जो 8 और 18 क्यों हो गया, क्योंकि जो टेम्परेचर जहाँ पे कम था वहाँ पे हवा ऊपर नहीं जा सकती, तो वहाँ पे 8 किलोमीटर ही ऊंचाई रही क्षोभ मंडल के। लेकिन जो विषुवत रेखा वाला इलाका है वो हमने बताया कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर उठती चली जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन।
तो इसी लेयर को हम बोलेंगे कन्वेक्शनल जोन या संवहन मंडल। तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। अगला है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि क्यों हो रही थी? टेम्परेचर की वजह से हो रही थी। तो टेम्परेचर कब ज्यादा रहेगा? ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा रहेगा। तो समर में क्या होगा कि और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हवाएं उतनी ऊंची उठती चली जाएंगी और इसकी क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो और ऊपर हो जाएगी। अगला है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की अधिकतम जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। यहाँ पे औसत नहीं पूछा, 18 किलोमीटर अधिकतम पूछा है। तो विषुवत रेखा के आसपास आपकी 18 किलोमीटर की हाइट होती है क्षोभ मंडल के। अगला है क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रति कितने मीटर पे कम हो जाएगा, यानी सामान्य ह्रास की दर कितनी है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं कि क्षोभ मंडल जो हमारी पहली सीमा है उसमें टेम्परेचर कितनी ऊंचाई पे कितना कम होगा। तो हम जानते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, यानी 165-66 मीटर जैसे ही आप उस क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ोगे आपका टेम्परेचर पहले से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। तो और यहाँ पे क्योंकि पूछा है तो ये गलत है। क्षोभ मंडल सबसे तप्त परत नहीं है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन सही से फॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गर्म परत है वो तापमंडल है, जो थर्मोस्फीयर है इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यानी जो पहली लेयर है क्षोभ मंडल, दूसरी लेयर है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बीच में कौन सा जोन होता है? तो उसके बीच में होता है क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है वो सबसे धरातल के नजदीक पाया जाएगा, तो पहली लेयर यानी क्षोभ मंडल में ही पाया जाएगा। अगला है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। तो जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सभी आपकी क्षोभ मंडल यानी पहली लेयर में घटित होंगे। अगला है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। अब यहाँ पे मील में पूछा है, तो हम जानते हैं कि 1 मील में कितनी डिस्टेंस होती है, 1.6 किलोमीटर। तो लगभग ये 10 मील हो जाएगा, यानी 10 मील का मतलब हो गया 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो लगभग 10 मील इसकी ऊंचाई है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। ये हम कई बार बता चुके हैं कि जितनी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में होंगी। तो जो मेघ गर्जन होगा, जो थंडर होगा, वो कहाँ पे होगा? क्षोभ मंडल में होगा। अगला है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो जो क्षोभ मंडल है, जो पहली लेयर है, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और हमने अभी बताया था कि तापमान की जो घटने की दर है वो है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। या फिर इसी को हम किलोमीटर में देखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। और ये यानी ऊंचाई के साथ टेम्परेचर हमारा घटता है क्षोभ मंडल में, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है? वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, निचला प्रदेश है, या क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। अगला है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो ये हमने बताया कि लगभग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो वायुमंडलीय ओजोन का जो अधिकांश भाग है वो समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी छोटा सा भाग आपका क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, जिसे हम बेड ओजोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो जो आपका वायुमंडल है उसकी समताप मंडल की जो परत है उसमें आपकी पाई जाती है आपकी ओजोन, और इसी ओजोन हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 31 क्वेश्चन है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। जितने भी जेट विमान हैं वो आपकी समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो इसका यहाँ पे जो कारण है
वो है कि इस परत में ना तो बादल पाए जाते हैं, ना ही कोई भी मौसमी घटनाएं होती हैं, और लगभग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जेट के लिए कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसी वजह से जितने भी जेट विमान हैं वो आपके क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला है समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये तो सही है। दूसरा है समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। तो हमने अभी देखा कि नीचे वाली लेयर क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, उससे ऊपर क्या है समताप मंडल, उससे ऊपर क्या है मध्य मंडल, और उससे ऊपर क्या है आयन मंडल, इससे ऊपर है आपका बहाम मंडल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो समताप मंडल है उसकी सीमा या तो मध्य मंडल से मिलेगी या क्षोभ मंडल से मिलेगी, लेकिन आयन मंडल से नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है और यही आपसे पूछा था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण इसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा छिद्र हो गया है, और यह छिद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह छिद्र अंटार्कटिका के स्थित ऊपर है। यानी जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है वहाँ पर ओजोन होल हो गया है, जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। यानी बहुत बड़े एरिया में से ओजोन की जो परत है उसकी जो हाइट होती है ओजोन की परत की वो कम हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है। तो हमने जब लेयर पढ़ाए थे तब हमने बताया था कि जो वायुमंडल में आयन मंडल परत पाई जाती है वो हमारी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर देती है। जितनी ध्वनि तरंगें जमीन से छोड़ी जाती हैं धरातल से वायुमंडल की तरफ, उनको वापस से जमीन की तरफ भेज देता है। सॉरी, ध्वनि तरंगें नहीं, रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है आपका आयन मंडल। अगला है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, तो वो इसी आयन मंडल में पाए जाते हैं। अगला है वायुमंडल में ओजोन स्तर की अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो ओजोन का डिप्लीशन, जो ओजोन का छिद्र बन रहा है, ओजोन का नुकसान हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका CFC के कारण, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन है रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं। तो हमने बताया था कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो गैस एक प्रोपोर्शन में नहीं पाई जाती, वो कई लेयर्स में पाई जाती हैं, और उन्हीं लेयर्स में जब आयन मंडल की जो परत, आयन मंडल आता है तो उसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, जिसमें नीचे की तरफ आपका D लेयर पाया जाएगा, मध्य में आपका E लेयर पाया जाएगा, और सबसे ऊपर F लेयर पाया जाएगा। ठीक है, अब ये किसकी, अब हमने जाना कि आयन मंडल में जो रेडियो वेव्स हैं वो टकरा कर वापस आती हैं। तो कुछ रेडियो वेव्स जो दिन के समय पे जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, तो वो टकरा के आती हैं D लेयर से, और जिनकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो E लेयर से टकराएंगे। और कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी वेव्स सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, और उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो फिर और ऊपर ऊंचे तक चली जाती हैं और वो टकरा के आती हैं आपकी F लेयर से। तो यहाँ पे पूछा है कि रेडियो की लघु तरंगें, शॉर्ट वेव्स, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर आती हैं। तो ये शॉर्ट वेव हमने लिखा है कि F परत से टकराकर वापस आएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी के वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद।